हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो आज पहला चैप्टर का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम गॉस की जो थ्योरम गॉस लॉ पढ़ा था हमने, उसकी हेल्प से आज हम एक डेरिवेशन ड्राइव करेंगे। क्या है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ इंटेंसिटी लेंथ इनफाइनाइट लेंथ। तो वही सारे काम छोड़ के घर के और आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और मेरे संग स्टार्ट करेंगे आज ये वाला डेरिवेशन। तो देखिए आज करना क्या है, एक हमारे पास अनंत लंबाई का एक तार होगा, आवेशित तार, और उस पर हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो इनफाइनाइट लेंथ का जो वायर है हमारे पास, उसमें वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ई इंटेंसिटी वो कितनी होगी, और वो हम किसकी हेल्प से करेंगे, जो हमने गॉस का लॉ पढ़ रखा था, जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा है तो पिछले लेक्चर जाके पढ़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। देखिए जो गॉस का जो हमने लॉ पढ़ा था वो एक लॉ है, उसे हम प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि वो एक लॉ है, हम प्रूफ नहीं कर सकते ना उसे, क्योंकि वो लॉ है, नियम है, नियम कोई प्रूफ थोड़े ना होते हैं। तो जो आपने जो हमने ड्राइव करा था वो केवल उसका मैथमेटिकल रूप था। ये कहो कि हम गॉस का लॉ प्रूफ कर देंगे, अरे भैया वो प्रूफ पहले से ही, वो एक लॉ खुद ही है, तो प्रूफ तो ना कर पाएंगे उसे हम, केवल हम उसका मैथमेटिकल रूप देख पाते हैं, वो देखते हैं वो निकाल के। ये थोड़ा कि हम गॉस का लॉ प्रूफ कर रहे हैं, अरे लॉ को क्या प्रूफ करोगे। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में सब पढ़ा था। तो गॉस का लॉ क्या होता है, निकाला था कि कहीं भी मतलब जो चार्ज होता है, जो अगर आप रख दे चार्ज किसी में, तो कितना आता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना आता है ना। लेकिन जो एक शर्त होती है कि जो चार्ज जो आप जो क्लोज सरफेस होना चाहिए, और वो इलेक्ट्रिक जो फील्ड होती है उसमें इलेक्ट्रिक वो सब जगह सममित, मतलब कैसे होती है, वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अभी सिमेट्रिकल की बात इसमें होगी पूरे डेरिवेशन में। तो इससे पहले आपको मैं कुछ परिभाषाएं 2-3 बताने जा रहा हूं, तो आप उन्हें बड़े ध्यान से नोट कर लेंगे। एक परिभाषा मैं आपको बताऊंगा, बाकी 3 परिभाषाएं हैं, बाकी 2 आपको अपने आप याद करनी है या फिर निकालनी सीखनी है, और आप एकदम सीख जाएंगे। मैं आपको एक ही परिभाषा बताता हूँ, तो देखिए वो क्या है। देखिए रेखीय आवेश घनत्व है। क्या? रेखीय आवेश घनत्व। ध्यान से समझना है कि क्या है, मैं एक ही बताऊंगा, 2 आपको अपने आप याद करनी है और निकालनी है। देखिए रेखीय आवेश घनत्व में क्या कहता है, किसी चालक की एकांक लंबाई पर स्थित, चालक है और क्या है, एकांक लंबाई, इन वर्ड्स पे ध्यान रखना है। किसी चालक की एकांक लंबाई पर स्थित आवेश की मात्रा को उसका रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आपने रेखीय वगैरह पढ़ रखे होंगे 9th में। ठीक है, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक की लंबाई एल हो गई और उस पर प्लस क्यू आवेश हो, तो एकांक लंबाई पर आवेश कितना होगा, वो रेखीय आवेश घनत्व होगा। कैसे लिखते हैं, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। समझ गए? लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व लंबाई होगी, तो लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, तो मात्रा क्या हो जाएगा, कूलम अपॉन मीटर। क्या हो जाएगा, कूलम अपॉन मीटर। इसी तरीके से देखिए क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व अब क्या आ रहा है, आवेश का पृष्ठ घनत्व आ रहा है, तो पृष्ठ घनत्व को हम कैसे लिखते हैं, ये क्या होता है, ये क्या होता है, सिग्मा। क्या होता है, सिग्मा। तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल, अब क्या आ रहा है यहाँ पे, एकांक क्षेत्रफल। समझ रहे हैं, वहाँ पे क्या आ रहा था, किसी चालक के एकांक लंबाई, और यहाँ क्या आ रहा है, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। ए का मात्रा क्या होता है, ए क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, पिछले में बताया है। इसकी वो क्या होती है, डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर होती है सरफेस के। ठीक है, तो कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर हो गया। ऐसी फिर आता है आवेश का आयतन घनत्व। तो आयतन को कैसे लिखते हैं हम, रो से। कैसे लिखते हैं आयतन को, रो। ये होता है ना रो, रो मत देना, रो फिर रो दो, रो रो रो। ठीक है, आवेश का आयतन घनत्व कैसे, रो से। तो किसी चालक के एकांक आयतन, अब देखिए वर्ड्स पे ध्यान देना, क्या किसी चालक के एकांक आयतन, यहाँ क्या आ रहा है, आयतन, यहाँ क्या आ रहा था, क्षेत्रफल, वहाँ क्या आ रहा था, एकांक लंबाई। तो किसी चालक के एकांक आयतन पर स्थित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। तो रो बराबर क्यू अपॉन वी, आयतन का ऐसे लिखते हैं वी से, तो हमें डिवाइड कर दिया, रो बराबर क्यू अपॉन वी, तो कूलाम अपॉन मीटर क्यू। समझ में आ गया? तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व। ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं, इनका यूज़ होगा इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, फार्मूले वगैरह। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा डेरिवेटिव। तो देखिए क्या होगा, तो सबसे पहले तो हम एक इन्फिनिटी वायर बनाते हैं। हम इन्फिनिटी वायर बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनती है इन्फिनिटी वायर। तो आप डायग्राम मेरे संग बनाएंगे तभी आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा। तो हम ये फटाक से खींच लेते हैं लाइंस।
ये हमने खींची, ठीक है। तो ये हमने एक वायर बना ली, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या चार्ज रख दिया है, प्लस चार्ज रख दिया है, ठीक है। आप लोग माइनस भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम प्लस ही रखें ना, कोई जरूरी थोड़ा ना है कि प्लस रखनी है, माइनस भी रख दो, क्या दिक्कत है। माइनस अगर आप रख दोगे तो बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। प्लस में कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस में कैसी होगी, तुम लोग को डायरेक्शन समझाते समझाते मैं अपनी डायरेक्शन भूल गया हूँ क्या है। तो डायरेक्शन कैसी होगी, इसमें बाहर होगी, और अगर आप माइनस रख देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डायरेक्शन जो हो जाएगी अंदर हो जाएगी, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने एक वायर ले ली, इन्फिनिटी वायर है, मान लिया हमने। अब क्या करते हैं, अब हम ये काय में रखी गई होगी, निर्वात है वायु में। अच्छा, ये जो लंबाई है ना, तो ये क्या होती है, रेखीय वाली में। अगर हम कोई पृष्ठ लेते तो वो वहाँ पे सिग्मा लेते, और आयतन वाला लेते तो रो लेते, ठीक है। वो बात की बात है। फिर हमें क्या करना है, एक हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये देखिए, इस तरीके से हमने एक सिलेंड्रिकल शेप ले ली। अभी मैं बताऊँगा ये सिलेंड्रिकल शेप हमने क्यों ली है। आप लोग सही से बनाना अच्छे से, बिल्कुल, ठीक है। इससे अच्छा थोड़ा ना बना पाओगे। तो ये इस तरीके से हमने बना लिया, ठीक है। थोड़े नीचे निकाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से ये जो दूरी रहेगी आर, यहाँ पे हमें पता करनी होगी इंटेंसिटी। देखिए, हमने ये जो सिलेंड्रिकल है वो उसने लिया है क्योंकि हमें गॉस का जो लॉ है वो ये बताता है कि आप अगर किसी क्लोज सरफेस में अगर चार्ज रख देंगे तो उससे बाहर निकलने वाला फ्लक्स कितना आएगा, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन कंडीशन ये होती है कि वो कैसा होना चाहिए, वो सममित होना चाहिए। इसका मतलब कि चार्ज कैसा होना चाहिए, उस पर चार्ज जो होना चाहिए वो हर जगह इक्वल होना चाहिए। जैसे इस तरीके से अगर आप खींचेंगे इस तरीके से, तो चार्ज की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, इसमें ऐसे करके होगी, इधर के लिए होगी, नहीं होगी, इसमें किधर होगी, इस तरीके से होगी भाई, नहीं होगी, ये बताओ। इधर होगी भाई ई की डायरेक्शन, इधर इसमें ई की डायरेक्शन होगी। तो अभी डायरेक्शन देखते हैं किस तरह की डायरेक्शन आती है। तो मान लेंगे कि यहाँ पे कोई पॉइंट पी हो गया, मान लिया, ठीक है। और एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेंगे, कितना करेंगे, छोटा सा एरिया कंसीडर डी ए। तो ये हो जाएगा कितना, डी ए। बहुत ध्यान से समझना चित्र, बस देखिए चित्र समझ गए तो पूरा डेरिवेशन मिनटों में हो जाएगा, बिल्कुल। थ्योरी भी आपको चित्र से ही लिखनी पड़ेगी, तो चित्र आप अच्छे से बनाना। तो ये हो गया डी ए, ठीक है। छोटा सा एरिया हमने कर लिया कंसीडर। अच्छा, आप बताइए, ये जो है ये ना, ये गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। क्या, गॉसियन पृष्ठ। ये मैं भी आपको बताऊंगा क्या गॉसियन पृष्ठ का मतलब होता है कि हर जगह जो ये कैसा, ये सिमेट्रिकल गॉसियन पृष्ठ होता है, ठीक है। गॉसियन पृष्ठ हो गया ये, बहुत ध्यान समझना है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन वही इधर होगी, ई होगी, नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, बिल्कुल सही है, इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। अगर आप इधर साइड लेना चाह रहे हैं तो इधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इधर डी ए हो जाएगा, इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। प्लस से क्या होती है, अवे जाती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम कोई एरिया कंसीडर करते हैं, क्या यहाँ पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी है, ऐसे करके है ना, इधर के लिए सब में ऐसे करके इधर के लिए, और इसमें किधर है, इधर के लिए इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दो, तो हमने मान लिया यहाँ पे छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो मान लो हमने यहाँ पे ऐसे कर लिया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो किधर है, इधर है, और इधर हो जाएगा डी ए। क्या हो जाएगा इधर, डी ए। क्या हमने पढ़ा था, अब देखो, अभी आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हमने बताया था कि डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर होनी चाहिए सरफेस के, ठीक है। यहाँ परपेंडिकुलर है, यहाँ परपेंडिकुलर सरफेस के। ऐसे ही इस तरीके से अगर ऊपर लेंगे तो ऊपर भी ये कंडीशन बनेगी, छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगी, वो तो वही इधर ही होगी, इधर के लिए ई, और छोटा सा एरिया जो कंसीडर करेंगे वो कितना आएगा, डी ए। आ गया समझ में। इधर भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट डायरेक्शन का ध्यान रखना, डायरेक्शन का खेल है इसमें, ठीक है। तो ये दूरी कितनी होगी, आर। अच्छा, ये मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, लेंथ इसकी जो है काल्पनिक प्रश्न है, तो हम लेंथ इसकी ले लें, हमने ले ली कितनी, एल ले ली। अब ये देखिए, ये लेंथ पर निर्भर नहीं करेगा, हम आखिरी में निकालेंगे तो लेंथ गायब हो जाएगी, तो ये लेंथ पर निर्भर नहीं करता है। तो हमने मान ली कि इसकी लेंथ कितनी है, एल है। चित्र आपको अच्छे से बनाना है, ढंग से बढ़िया करके, ठीक है। थोड़ा चित्र गड़बड़ हो गया, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अगर आप थ्योरी क्या लिखेंगे, थ्योरी सब चित्र से लिखनी है, ठीक है। थ्योरी सब किससे लिखनी है, चित्र से। तो मैं बोलता जाता हूँ थ्योरी, आप समझिए मैं चित्र से बोल रहा हूँ। क्या कि माना अनंत लंबाई का एक आवेशित तार, एक अनंत लंबाई का एक आवेशित तार काय में लिया है हमने, निर्वात है वायु में स्थित मान लिया, ठीक है। जिस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, जिस पर आवेश का देखिए रेखीय है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना होता है, जिस पर आवेश का रेखीय पृष्ठ घनत्व का मतलब क्या, लैम्डा, ठीक है। आवेश का रेखीय पृष्ठ घनत्व लैम्डा कितना है, लैम्डा है। और इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पी से होकर जाने वाले आर त्रिज्या तथा एल लंबाई का एक काल्पनिक बेलन खींचते हैं। क्या खींचा हमने, एक काल्पनिक बेलन खींच लिया। तो ये जो बेलन होता है ये गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ है, ठीक है, सममित, ठीक है। कैसा है, गॉसियन पृष्ठ है, और ये कैसा है, ये सममित के कारण इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का
परिणाम ई समान होगा। देखिए कैसा है, ये सममित है, सिमेट्रिकल है। सममित के कारण देखिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, सममित होना चाहिए। तो सममित ये है तो इसके प्रत्येक क्षेत्रफल पर मतलब प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम कितना है, ई होगा। वो हर जगह कैसा होगा, समान होगा। इधर भी ई, इधर भी ई, इधर भी ई, इधर भी, हर जगह ई होगा, क्योंकि कैसा है, ये गॉसियन पृष्ठ है और कैसा है, सममित होने के कारण। ठीक है, तो ये बस हो गई कंडीशन। अब सॉल्व करते हैं। तो इतना समझ में आ गया ना आपको। अब देखिए जो सिलेंड्रिकल मतलब जो बेलन है, इसके तीन भाग, एक तीन प्रश्न है, तीन क्षेत्रफल मतलब तीन है इसके। इससे एक देखिए फर्स्ट वाला ये हो गया, फर्स्ट क्लोज सरफेस एरिया ये वाला, समझ रहे हैं। फर्स्ट वाला ये हो गया, ये सेकंड हो गया ये, और थर्ड हो गया ये वाला। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड हो गया। अब इन तीनों से हमने छोटे छोटे एरिया कंसीडर कर लिया कि इसमें कितना है, इसमें छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया, इसमें कर लिया। अब इससे देखेंगे कि इसमें से कितना फ्लक्स निकल रहा है, इसमें से कितना फ्लक्स निकल रहा है, इसमें से कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो सबको फिर इंटीग्रेशन करके सबको क्या करेंगे, जोड़ दिया जाएगा। तो हम पूरे में पता कर लेंगे कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, इंटेंसिटी, वो आखिर है कितनी। तो थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो क्या करते हैं। अब मुझे बताओ कि पहले वाले में अगर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है अगर निकालना हो तो फाई ई बराबर होता है ई इंटू डी ए। और छोटे से निकालते हैं, छोटे एरिया के लिए छोटा एरिया कंडीशन करा है तो क्या लिखते हैं, डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए लिखते हैं। तो ये क्या लिखोगे, ई डी ए कॉस थीटा लिखोगे, लिखोगे नहीं लिखोगे। इतनी बात बहुत ध्यान समझनी है, बिल्कुल बहुत ध्यान से। तो इतना लिखोगे नहीं, इतना समझ में आ गया होगा आपको, ई डी ए कॉस थीटा। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे ई थीटा क्या होता है, थीटा बताया था क्या होता है, थीटा होता है ई और डी ए के बीच का एंगल क्रिएट करते हैं ना। तो बताओ यहाँ पे थीटा कितना क्रिएट हो रहा है, डी ए और ई के बीच थीटा कितना क्रिएट हो रहा है, थीटा क्रिएट हो रहा है कितने डिग्री का, जल्दी 90 डिग्री का क्रिएट हो रहा है। कितने का, हाँ 90 डिग्री का। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी, कितनी, अरे बोलो कितनी, 0। तो कितना हो जाएगा ये 0। इससे कॉस, इससे फ्लक्स नहीं निकलेगा। नीचे आ जाओ, डायरेक्शन कितने डिग्री का एंगल, थीटा बराबर 90, कॉस 90 0। तो इससे फ्लक्स क्या कितना निकलेगा, 0, कुछ नहीं निकलेगा। यहाँ पे आ जाओ, दोनों एक ही में है। कंडीशन बताई थी आपको, सर्किल वाला करवा, थीटा बराबर 0, तो 0 रखोगे तो 1, तो इससे फ्लक्स निकलेगा। अब इससे कितना निकलेगा, इससे छोटे से एरिया से, तो छोटे से एरिया से निकालेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, पूरे का निकाल लेंगे। समझ गए, इससे 0, इससे 0, क्यों, दोनों कैसे हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, थीटा बराबर 90। अरे समझ में आया नहीं, चलो अब निकालते हैं। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, क्या वो देखिए। तो कि बेलन के वक्र भाग पर स्थित क्षेत्रफल सदिश डी ए से बाहर निकलने वाला फ्लक्स, इससे निकलने वाला फ्लक्स। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ लिखोगे आप क्या, डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए लिखोगे नहीं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे क्या लिख देना, अगर आप पूरा बताना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ये रफली बता रहा हूँ, वरना आपको अच्छे से नोट्स बना रहे हो, नहीं नोट ढंग से बना लेना, बता रहा हूँ अभी। तो कितना हो जाएगा, डी फाई 1 प्लस डी फाई 2 प्लस डी फाई 3 ऐसे लिख लेना। ठीक है, अगर लिखना चाह रहे हो तो डी फाई 3 थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे देख लेना, यहाँ लिख दे रहा हूँ डी फाई 1 प्लस डी, रफली बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे से बनाने नोट्स। डी फाई 3, तो डी फाई 1 यहाँ पे लिखोगे ई डॉट डी ए 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बाद में, ई डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस 90 रखोगे 0 हो जाएगा। फाई 2 वाला भी ऐसे रखोगे तो भी कॉस 90 0 हो जाएगा। तो इसका निकालेंगे डी फाई 3 में इसका। तो मैं यहाँ पे केवल यही निकाल रहा हूँ, वो आपको समझाने के लिए बता दिया। अगर निकालना चाह रहे हो तो आप लोग वो निकाल लेना। समझ रहे हो मेरी बात, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो डी फाई बराबर ई डी ए आ गया, तो आगे लिखेंगे डी फाई ई, आगे सॉल्व करवाओ। ई डी ए डॉट बी क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। हाँ, बायोलॉजी वाले बच्चे कह रहे थे कि मैथ वाले तो पढ़ लेंगे जी इंटीग्रेशन, और हम कैसे पढ़ें इंटीग्रेशन। तो बायोलॉजी वालों के पास मेरे तरीका है, क्योंकि बायोलॉजी वाले जो होते हैं उनके पास एक टेक्निक होती है, उसे बोलते हैं निंजा टेक्निक। ठीक है, तो वो लोग निंजा टेक्निक से याद कर लेना अपनी, रट्टा बहुत मारते हैं बायोलॉजी वाले, रट्टा मार लेना। ठीक है, हाँ तो ठीक है। अगर आप लाइन लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पे लिख लेना कि बेलन के समतल सिरों से, ये कैसे सिरे हैं, ये समतल सिरे हैं। लिखना चाहो तो लिख लेना, वैसे ऊपर पूरी बात हो गई है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना चाहो लिख देना, लिख ही दे रहा हूँ, तुम लोग मानोगे थोड़ी। बेलन के समतल सिरों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 होगा, थीटा बराबर 90 लिखना चाहो लिख देना, वरना ऊपर डी फाई 1 डी फाई 2 डी फाई 3 करके दिखा देना, वो बेटर रहेगा। और ऐसे करोगे तो भी बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, वो समझ जाएगा खुद ही। ठीक है, तो बस सॉल्व करते हैं। अब ये तो हमने छोटे से निकाल लिया, केवल इससे कितना निकल रहा है। अब हमें निकालना किससे है, इस पूरे से। इससे तो कुछ नहीं निकलेगा, सन्नाटा निकलेगा, इससे 0। ठीक है, इससे पता करना है तो इससे निकाल लो। पूरे के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक लाइन फिर लिखेंगे, यहाँ पे लिख दूँ, लिख दे रहा हूँ, देखो क्या लिखूँगा। अतः पूरे बेलन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब पूरे से क्या निकलने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इसे लेके आएंगे ऊपर वाले को, इसका लगाऊंगा मैं इंटीग्रेशन। क्लोज सरफेस के लिए क्लोज सरफेस होता है ना, डी फाई ई बराबर क्लोज सरफेस ई डी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू तो 0 हो गई, वहाँ पे लिखोगे क्या,
छोड़ो, क्या करोगे, cos थीटा बराबर यहाँ पे 0 है, यहाँ लिख देना थीटा बराबर 0, कोई एंगल क्रिएट नहीं कर रहा, cos थीटा और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा बाहर, फाई ई बराबर आएगा, बायोलॉजी वाले अपनी टेक्निक लगा देना यहाँ पे। तो बाहर आएगा ये ई, क्लोज सरफेस एरिया डी ए। ठीक है भाई, डी ए आ गया यहाँ पे। आगे क्या लिखोगे यहाँ पे, आगे आप लिखोगे फाई ई बराबर, अब मुझे एक बात बताओ, ई आ गया, ठीक है, और ई इंटेंसिटी पता करनी है। अब मुझे ये बताओ, आप क्या बताओगे कि जो डी ए है ये क्या था। कल देखिए मैंने एक गोले के लिए आपको करवाया था, ठीक है, तो डी ए आया था, तो हमने क्या लिखा था, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा था डी ए का। अब ये क्या है, ये है सिलेंडर, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, हाई स्कूल में पढ़ाया था नहीं, कितना होगा, तो क्या लिखोगे, आता गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला संपूर्ण फ्लक्स ये हो गया। तो कितना होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है डी ए, तो कितना होता है 2 पाई आर एल। तो यहाँ क्या रखोगे, ई इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई आर एल। समझ में आई ना, कल डी ए वहाँ रखी थी, वो किसकी थी, वो गोले की थी, पता चला फिर 4 पाई आर स्क्वायर रख दो, वो गोले की थी, ये काई की है, बेलन की। तो फाई बराबर कितना आ गया आपका, ई इंटू 2 पाई आर एल। तो ये जब हमने निकाला ये सिलेंडर रूप में, मतलब इस तरीके से फाई बराबर इतना आ रहा है, ई इंटू 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल। आपकी खोपड़ी घूम रही होगी, आप कहोगे कल तो बताया था कि फाई ई अगर किसी भी उसमें रखा हुआ है, कोई चार्ज कहीं रख दें हम, कोई चार्ज कहीं भी रख दें किसी चीज़ में, तो उससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे बताओ, कल बताया था ना, क्या कंडीशन बताई थी आपको, अरे कल ये कंडीशन बताई थी आपको कि कोई रखा हुआ है भाई, सिमेट्री कल है जो इस तरीके से प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो उससे निकलने वाला फ्लक्स कितना आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये आ कितना रहा है, ये तो आ रहा है फाई बराबर आपको ई इंटू 2 पाई आर है, आ रहा है नहीं, तो बस दोनों का, इसका भी यूज़ करेंगे उसका भी यूज़ करेंगे, समझ रहे हो, ये इतना आ रहा है। अब देखो क्या लिखते हैं, तो अब लिखेंगे यहाँ पे, परंतु गॉस की प्रीमिस है, मतलब जो गॉस लॉ था उसके अकॉर्डिंग क्या था, बाय द लॉ ऑफ गॉस। सीबीएसई वाले तुम अपनी इंग्लिश में लिख लेना भाई, ठीक है, सीबीएसई वाले तुम इंग्लिश में लिख लेना। तो गॉस साहब ने क्या बताया था, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बताया था फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उनने बोला था कि अगर कोई भी गॉसियन पृष्ठ है, अगर क्लोज सरफेस रखा हुआ है, उसमें चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, तो उससे जो निकलने वाला जो फ्लक्स होएगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे ये आ रही है, और वहाँ पे फाई बराबर कितनी आई थी, उतनी। तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों को अब इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पे एक लाइन लिख दे रहे हैं कि जहाँ क्यू क्या है, जहाँ आप बता, तो वेयर क्यू क्या है, बेलन के अंदर स्थित आवेश है, तो पता हो गया आपको ना। तो यहाँ फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया, और पीछे क्या आया, फाई बराबर, वहाँ फाई बराबर आ रहा है आपका ई इंटू 2 पाई आर एल। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल होंगे आपस में, नहीं, तो बस इक्वल कर देंगे। अब देखो क्या लिखते हैं, लाइन को समझनी है आपको। तो ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मैंने लिख दी, कोई प्रॉब्लम, निकालनी क्या है, ई निकालनी है। तो ई बराबर ये लिख सकते हैं क्या, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर एल। ये इधर ले आए सब नीचे, ई निकालना तो ई लिख दिया यहाँ पे, ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर एल। अब आपने अभी पढ़ाया मैंने आपको क्या, अभी आपने लैम्डा बराबर था, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल पढ़ा था, क्या है, रेखीय, क्या होता है ये, रेखीय पृष्ठ घनत्व होता है ना, रेखीय आवेश घनत्व। एक अभी रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा था, एक पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़ा था, एक क्या पढ़ा था, एक आवेश का आयतन घनत्व पढ़ा था, एक पृष्ठ घनत्व पढ़ा था। तो ये क्या है, ये रेखीय है, तो लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल होएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे परंतु लैम्डा बराबर कितना, क्यू अपॉन एल, तो लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल रखो यहाँ पे, तो रखोगे, तो यहाँ पे लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा एल, हो जाएगा नहीं, क्यू बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा एल। अब वैल्यू रखते हैं इसमें, तो आ जाएगा ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू कितनी, लैम्डा एल अपॉन एल, एल से एल हो गया कैंसिल, तो जो वैल्यू आ गई ई बराबर कितनी आ जाएगी, ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, और कितना, एक आर गई है, गायब हो गया कहीं, आर रखो ना, तुम लोग बताते नहीं हो, लैम्डा, ऊपर कितना आ जाएगा, लैम्डा, ठीक है। तो फार्मूला क्या बन गया, ई बराबर, फार्मूला बन गया ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आ रही है आगे आपका फार्मूला, ठीक है, समझ में आ गया, ये फर्स्ट हो गया फार्मूला। तो ए की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी, ए की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर, क्यों, क्योंकि प्लस है, माइनस होता तो किधर होती, अंदर की ओर। तो एक बार रिवाइज आपको करवा देता हूँ फटाक से, जल्दी से देखिए। तो हमने क्या करा, एक अनंत लंबाई का तार लिया, ठीक है, उसके चार हमने क्या खींचा, सिलेंडर खींचा, आर दूरी मानी, पी पे हमें ज्ञात करनी थी, तो छोटा सा प्रश्न लिया, इससे डी ए बाहर निकल रहा है, इससे ई डायरेक्शन आपको पता है क्यों, ऐसी ऊपर वाली परपेंडिकुलर क्यों होगी, क्योंकि एरिया इज परपेंडिकुलर टू द, क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऐसे यहाँ पे ये वाली जीरो हो जाएंगी दोनों, क्यों, थीटा बराबर 90, cos 90 की वैल्यू कितनी, 0।
ऐसे इससे निकालेंगे। तो पूरे से निकालने के लिए क्या करा, डी फाई बराबर ई डॉट डी ए, डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। तो पूरे से निकलने के लिए इंटीग्रेशन, बायोलॉजी वाले पता है क्या करना है उन्हें, डी फाई बराबर ई डॉट डी ए। तो ई 2πr कहाँ से आया, ये क्या है, ये 2πr, ये है बेलन का पृष्ठघन, ठीक है। गॉस की प्रमेय बताती है कि कहीं रखते हैं तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू क्या है, उसके अंदर स्थित आवेश है। दोनों इक्वल रखा है, ई की वैल्यू निकाली और रेखीय आवेश पृष्ठघन पर रखा है इनमें लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, क्यू की वैल्यू 2l, ये वैल्यू रखी और हमने निकाल दिया ये कि अनंत लंबाई का कोई तार है तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वो कितनी आएगी, इतनी आएगी। तो आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, देखो भाई लैम्डा ध्यान रखना है, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल और सिग्मा बराबर क्यू अपॉन कितना ए और रो बराबर क्यू अपॉन वी, ये तीनों आपको ध्यान रखने, बहुत ही आगे काम आएंगे। तो ये हमारा फार्मूला, ये हमारा डेरिवेशन निकल आया। अच्छा देखिए जो गॉस थे उन्होंने क्या बताया था, देखिए जो गॉस का फार्मूला है वो वैलिड हो सकता है, सिमेट्रिकल, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है तो वो हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड की आप इंटेंसिटी निकाल पाएँ। समझ रहे हैं मेरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़रूरी नहीं है कि आप वो निकाल पाएँ, मतलब हर बार आपको मिल पा रही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। देखिए जो गॉस का लॉ है वो है तो हर जगह सही, लेकिन आप ज़रूरी नहीं कि हर जगह आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल पाएँ। वो इसलिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह जो ई है वो सेम हो, वो चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो रही बात उसकी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो आप इसकी क्या करें, 1-2 बार प्रैक्टिस करें और 1-2 बार आप लगाएंगे तो आपको बिल्कुल ये पक्का हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आप हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार आप प्रैक्टिस करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।